इस एनिमे सीरीज की कहानी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसका हम पहले एक पार्ट और बना चुके हैं, जिस पर हमें देखा जाए तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया था। इसी वजह से हम पार्ट 2 भी बना रहे हैं। हालांकि ये पार्ट पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगा, इसलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हो। वैसे पिछले पार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर क्राई से मिले थे। वो एक ऐसा लड़का है जो कोई भी डिसीजन ले, लेकिन लोगों को उसका डिसीजन हमेशा परफेक्ट लगता है, क्योंकि वो अपनी सिटी में सबसे पावरफुल एडवेंचर टीम का लीडर है। यहाँ तक कि सिटी के एक बहुत ही बड़े हॉल में दंगे करवा देने के बाद भी उसे जो सजा मिली थी वो उसने किसी को और दे दी। फिर भी वो लोग क्राई को इस चीज के लिए शुक्रिया कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्राई ने जो कुछ भी किया वो बहुत सोच समझ कर किया। वैसे उस मोमेंट तक क्राई भी ये बात नहीं जानता था कि उसने उन लोगों की जान खतरे में डाल दी है, क्योंकि जो मिशन उसने उन लोगों को दिया है उसकी रैंक तब बहुत कम थी, इसलिए असल में वो बहुत ही बड़ी रैंक का मिशन है। वैसे देखा जाए तो क्राई बिल्कुल भी दिल का बुरा आदमी नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसे ये चीज पता चली तो वो तुरंत ही उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। वैसे अभी इस पार्ट की शुरुआत उस टाइम से होती है जब क्राई के ग्रुप को, मतलब ग्रीविंग सोल को बने हुए सिर्फ एक हफ्ता बीता था। यहाँ पर वो लोग अभी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जहाँ लोग जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्ड्समैन बनना चाहता है वो अभी बहुत गुस्से में लग रहा था, क्योंकि उसके पास एक तलवार है जिसका नाम टेस्टामेंट स्वॉर्ड है, जो कि अभी एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ते वक्त टूट गई। हालांकि वो तलवार देखने में सिर्फ लकड़ी की तलवार लग रही थी, इसी वजह से बाकी उसे समझा रहे थे कि तुम्हें सोचो कि इतने पावरफुल बीस्ट के सामने इतनी मामूली सी तलवार कैसे टिकेगी। हालांकि तभी एक दूसरा एडवेंचर वहाँ आता है। उसने थोड़ी सी पी रखी थी और उसने इनकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो उनका मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि ये जिस मॉन्स्टर का नाम ले रहे थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर था। पर उसे हंसता देखकर यहाँ क्राई की एक दोस्त अपने पास से बैग निकालती है, जिसमें उस फैंटम मॉन्स्टर की आंख थी। इसका मतलब वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर चुके हैं। बस उस बीच इनकी वो तलवार टूट गई। अब ये चीज देखने के बाद वो एडवेंचर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि तब ग्रीविंग सोल का किसी ने भी नाम नहीं सुना था। इसी वजह से उस एडवेंचर को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह के छोटे बच्चे किसी फैंटम मॉन्स्टर को मार सकते हैं। हालांकि इसके बाद अब सीन वापस करंट टाइम पर आता है और हम वहाँ टीना और बाकी लोगों को देखते हैं। इस वक्त उन्होंने मिलकर काम करते हुए उस मॉन्स्टर को हरा दिया था जिसने वो आर्मर पहन रखा था। वैसे अभी उन्होंने इस मॉन्स्टर को तो मार दिया, लेकिन वो सभी हैरान थे कि आखिर गिलबर्ट ने अपनी तलवार की पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इस चीज पर गिलबर्ट बताता है कि उसकी प्योरगाटोरियल स्वॉर्ड की एनर्जी वो खत्म हो चुकी है। उसे इस चीज का रीजन भी नहीं पता, क्योंकि क्राई ने इसकी सारी एनर्जी का इस्तेमाल किया, इसलिए अब वो उसकी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। उसे फिर से उस तलवार को रिचार्ज कराना होगा, जो वो खुद से नहीं करा सकता। ये सुनकर वो भी हैरान थे। तभी गिल कहने लगता है कि हमें लौट चलना चाहिए, और बाकी सभी इस चीज के लिए अग्री करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये बचाने के लिए आए थे देखा जाए तो वो अब तक ऑलरेडी मारी जा चुके होंगे। उनका ये सोचना सही था, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ एक मॉन्स्टर से फाइट की है, लेकिन वो मॉन्स्टर खुद ही बहुत ज्यादा ताकतवर था और आगे तो उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर ग्रुप में मिलेंगे। पर टीना का ऐसा मानना नहीं था। वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर जिन्हें हम बचाने के लिए आए हैं वो ऑलरेडी मारे जा चुके होते तो हमें यहाँ भेजा नहीं जाता। वो जिंदा है और मुझे मास्टर की डिसीजन मेकिंग पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अगर प्योरगाटोरियल स्वॉर्ड की पावर को खत्म किया है तो इसके पीछे भी जरूर कोई रीजन होगा। अब इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। कुछ ही देर में वो व्हाइट वुल्फ वॉल्ट के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उस जगह का गेट, वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स थे। एक वुल्फ मॉन्स्टर से ये अभी कुछ ही देर पहले फाइट किए हैं। वैसे जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर हैं ये किसी नॉर्मल वुल्फ साइज के करीबन दोगुने थे और इनकी पावर भी ज्यादा थी। इसी वजह से ये सभी हैरान थे, क्योंकि इन्होंने पहले कभी इस तरह के वुल्फ मॉन्स्टर देखे ही नहीं। हालांकि अभी यहाँ पर समझदारी से गर्ल और गिलबर्ट फैसला करते हैं कि वो दोनों बैट की तरह काम करेंगे, मतलब खुद को दांव पर लगाएंगे, जिससे लड़कियां आगे बढ़ पाएं। लेकिन तभी टीना गिलबर्ट पर चिल्लाने लगती है और उसे बेवकूफ कहती है। टीना का मानना है कि क्राई ने उसे एज ए कैप्टन उनके साथ भेजा है। इसका मतलब क्राई उसकी काबिलियत को चेक करना चाहता है, इसलिए उसे कैप्टन की तरह सोचना होगा। वो नहीं चाहती कि उसकी टीम में कोई भी मेंबर मारा जाए, इसलिए अगर जरूरत भी आई तो वो पहले खुद को आगे रखेगी। हालांकि अभी इस चीज की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि तुम बेवकूफ हो, आगे मैं और रूड आ जाएंगे, क्योंकि हम लड़कियां हैं पर हम फ्लेक्सिबल हैं, इसलिए हम समझदारी से आगे बढ़ सकते हैं। तुम दोनों पीछे रहोगे, जैसे ही उन वुल्फ्स का ध्यान हम पर आएगा तो हम उनसे फाइट करें और तुम पीछे से आकर उन पर हमला कर सको, जिससे हमें एडवांटेज मिले। वैसे दूसरी तरफ हम वहाँ क्राई को देखते हैं, जो कि अभी उड़ते हुए इसी डायरेक्शन में आगे आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो परेशान था, क्योंकि कहीं उसकी वजह से 4 लोगों की जान न चली जाए। इसी चीज की चिंता में वो ये चीज भूल चुका है कि उसकी ट्रेवलिंग रिलाई खराब है। हालांकि अब हम वापस टीना और बाकियों पर आते हैं। वो अभी उन वुल्फ से फाइट कर रहे थे और यहाँ टीना का प्लान कामयाब हो गया था। हालांकि इसी बीच टीना को ये चीज भी पता चलती है कि भले वो लोग पहले कभी साथ में फाइट नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी
उन लोगों के बीच शुरुआत से ही एक अच्छा टीम वर्क बन चुका है। यहाँ पर टीना फाइट करते हुए अभी इसी चीज पर गौर दे रही थी कि गिलबर्ट, गेर्ग और रूडा तीनों ही परफेक्ट हैं अलग अलग एबिलिटी में, और यही चीज एक टीम को परफेक्ट बनाती है। वो सोचते हैं कि क्राई ने ये सारी चीजें प्लानिंग करके उनको एक टीम में भेजा है। वैसे अभी यही सेम कंडीशन वहाँ गिलबर्ट की थी। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि वो अपनी पूरी टीम को छोड़ चुका है, तो इसका भी ये भी रीजन था कि असल में तब वो अपनी टीम के साथ फाइट नहीं कर पाता था। मतलब ये कारण नहीं है कि उसकी टीम कमजोर थी इसलिए वो साथ में लड़ नहीं पाए, बस रीजन ये था कि गिलबर्ट कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, इसलिए उसे अपने दोस्त कमजोर लगने लगे थे। यहाँ फाइट करते वक्त जब वो देखता है कि गेर्ग और बाकी लोग लगभग उसी के जितने ताकतवर हैं, तब उसे पता चलता है कि एक टीम में फाइट करना कैसा होता है। इससे उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि तब उसने अपने दोस्तों को छोड़कर कोई सही डिसीजन नहीं लिया था। हालांकि अब गिलबर्ट को यहाँ फाइट में मजा आ रहा था, वो तो और ज्यादा यहाँ वर्ल्ड में अंदर तक जाना चाहता था जिससे पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट कर पाए। अब ये कुछ देर तक आगे बढ़ते हैं जहाँ इन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी एक फाइनल डेस्टिनेशन पर आकर टीना को महसूस होता है कि शायद अब वो इस वर्ल्ड की मॉन्स्टर बॉस मतलब बॉस लेवल मॉन्स्टर से मिलने वाले हैं। जो सुनकर सभी कहते हैं कि तो समय आ चुका है यहाँ से भाग जाने का, लेकिन टीना कहती है कि नहीं, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो उस बॉस को भी हरा कर ही जाएंगे। हालांकि तभी गर्ग कहने लगता है कि समझदारी इसी चीज में कि वो यहाँ से अभी चले जाए, लेकिन टीना उसे समझाती है कि गलत होगा, क्योंकि अगर वो खुद की ताकत से ज्यादा बड़ा खतरा उठाएंगे तो इससे वो ग्रो करेंगे, और यही क्राई चाहता है। ये बात सुनने के बाद गर्ग को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि गर्ग का मानना था कि उसे स्ट्रॉन्ग बनकर पावरफुल वॉल्ट में जाना है, जिन्हें पार कर उसका लेवल बढ़ेगा, और उसके बाद वो कम लेवल के वॉल्ट को भी अगर चुनता है तो भी वो इतनी पैसे कमा ही लेगा कि आराम से जिंदगी गुजार सके। लेकिन उसके मन में हमेशा ज्यादा ताकतवर वॉल्ट में जाने का डर बना रहा। इसी वजह से उसके कई सारे साथी मारे गए और आज तक वो किसी खतरनाक वॉल्ट को क्लियर नहीं कर पाया है। अभी इसी बैक स्टोरी को सुनकर टीना कह रही थी कि इसी वजह से क्राई ने हम सभी को साथ में भेजा है, जिससे कि हम सभी इसी चीज से सीख सके और खुद को ताकतवर बना सके। टीना कहती है कि उसका मानना है क्राई हर एक चीज प्लान के हिसाब से करता है। अभी रूडा टीना की बात पर भरोसा करने लगी थी। वो यहाँ पर पूछती कि आखिर फिर क्राई ने मुझे इस टीम में क्यों शामिल किया होगा, जिस पर टीना थोड़ा सोचती है और कहती है कि शायद उसने ऐसा तुम्हें मैसिव एयर बैग्स की वजह से किया होगा, जिस पर रूडा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, पर फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरफ हम क्राई को देखते हैं जो कि अभी अपने ट्रैवलिंग रिलाई को कोस रहा था, क्योंकि अब तक वो टीना और बाकी सभी उस वोल्ट में एंटर भी कर चुके होंगे। हालांकि तभी उसे अपने सामने वही वोल्ट दिखाई देता है। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस ट्रैवलिंग रिलाई पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से वो उस दौरान जिसने उस ट्रैवलिंग रिलाई को बनाया है उसे भी गालियां दे रहा था, क्योंकि जैसी वो उस वोल्ट में एंटर करता है तो वहाँ पर खुद को नहीं रोक पाता। इसी वजह से वो अभी दीवारों से टकराते हुए आगे बढ़ रहा था। वैसे इस तरफ टीना और उसका ग्रुप वहाँ डेंजन बॉस तक पहुंच चुके थे। अब भले ये वोल्ट है, लेकिन हम उसे डेंजन बॉस ही कहेंगे क्योंकि वो ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर अभी उस बॉस को हरा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर और साइज में बहुत बड़ा है। ये कलर में भी व्हाइट था, इसी वजह से शायद इस वॉल्ट का नाम व्हाइट वुल्फ वॉल्ट रखा गया है। हालांकि जो भी कारण हो, पर यहाँ से इसे हरा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से ये उससे थोड़ी सी डिस्टेंस कवर कर रहे थे। इसी दौरान गेर्ग कहता है कि यही सही मौका है, हम चारों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन टीना का ऐसा मानना नहीं था। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। इसी चीज से वो बाकी तीनों भी बहुत ज्यादा हैरान थे। टीना यहाँ हमला करती है और सभी से कहती है कि इसी वुल्फ ने एक हेलमेट पहन रखा है, जरूर इसका हेड है और इसका वीक पॉइंट भी। इतना कहते हुए वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। अभी गेर्ग भले ही डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो हमला करना जारी रखता है। इसी बीच उसकी तलवार टूट जाती है, लेकिन रूडा सही समय पर आकर उसे बचा लेती है। यहाँ पर उसी दौरान टीना आगे बढ़कर हमला करने लगी थी, जिस चीज की वजह से उसके पैर पर चोट लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए सीधा स्पीड बढ़ाते हुए यहाँ उस वुल्फ के पीछे आकर उसकी गर्दन पर हमला कर देती है। इसी चीज से डेंजन बॉस मारा जा चुका था। हालांकि अभी टीना के पैर पर बहुत खतरनाक चोट थी, लेकिन वो एक हीलिंग पोशन का इस्तेमाल करते हुए उस चोट को रिकवर कर लेती है। अभी इसी चीज से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने पूरा वोल्ट क्लियर कर लिया है और अब सिर्फ काम बचा है तो उन एडवेंचर्स को रेस्क्यू करने का जो यहाँ पर कैद है। ये सोचते हुए ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचने पर उनकी मुलाकात 4 व्हाइट वुल्फ से होती है। ये सेम वैसे ही थे जैसे वो डेंजन बॉस था। इसे देखकर ये चीज तो इन्हें क्लियर हो चुकी थी कि ये डेंजन बॉस है ही नहीं। पहले वो सोच रहे थे कि शायद यही डेंजन बॉस है, लेकिन वो एक झूठ था। ये चारों सेम उसी तरह के थे, बल्कि और ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। टीना भी समझ चुकी थी कि वो इनसे नहीं लड़ सकती, क्योंकि उस एक वुल्फ को हराने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये चार है, वो कैसे लड़ेंगे? इसलिए वो समझदारी से डिसीजन लेते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी वहाँ पास में एक छोटा रास्ता था जहाँ से वुल्फ
पास नहीं कर सकते थे, इसलिए टीना सभी से उस तरफ भागने को कहती है, लेकिन एक वुल्फ छलांग लगाते हुए उस रास्ते के आगे आ जाता है। अब एक चीज क्लियर थी कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए गर्ग और गिलबर्ट दोनों डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर खुद की जान दांव पर लगाकर टीना और रूडा को बचाएंगे। और देखा जाए तो उनका कहना सही था। अभी टीना यही सोच रही थी कि आखिर क्राई ने उन्हें इस तरह की सिचुएशन में क्यों फंसाया, क्योंकि यहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हालांकि जब टीना ये सब सोच रही थी तभी अचानक से उसे याद आता है कि क्राई के हाथ में एक अंगूठी थी जो कि क्राई ने तब मेन हॉल में फेंक दी थी, जो कि बाद में टीना को मिली। और हम जानते हैं कि टीना क्राई को कितना मानती है, इसी वजह से उसे लग रहा था कि शायद ये भी क्राई ने कुछ सोच समझ कर किया होगा। पर अब ना जाने उसके बाद सच ही साबित होती है, क्योंकि क्राई ने सच में टीना को उस अंगूठी को इस्तेमाल कैसे करते हैं उस चीज के बारे में भी बताया था। अभी यही सोचते हुए टीना उससे कहती कि चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो सेक्रीफाइस नहीं देने वाले, वो मिलकर फाइट करेंगे और इन्हें हराएंगे। उसके हिसाब से इन्हें मेन टारगेट वहाँ वुल्फ की आंखों को करना है, क्योंकि यहाँ एक आंख उनकी कवर है। इसका मतलब वो एक आंख ऑलरेडी खो चुके हैं, सिर्फ दूसरी आंख है उनके पास। अगर उन्होंने उस पर हमला करते हुए उन्हें अंधा कर दिया तो वो कमजोर हो जाएंगे। यही सोचकर वो लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वैसे तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से उनका टीम वर्क रंग लाता है और यहाँ वो एक वुल्फ को खोपचे में ले लेते हैं। जहाँ वैसे तो रूडा ट्राई करती है अपने डैगर्स की मदद से हमला करने की, लेकिन वो डैगर्स काम नहीं आते, इसलिए टीना गिलबर्ट को ऑर्डर देती है कि वो आगे बढ़कर हमला करे। ये लोग उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगले ही पल टीना को लगता है कि शायद ये गलत हुआ, इसलिए वो गिलबर्ट को रोकने को कहती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि गिलबर्ट उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए आगे पहुंच चुका था। यही चीज देखते हुए वो व्हाइट वुल्फ उस पर हमला करके उसे वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से गिलबर्ट सीधा जाकर उस स्टोन से टकराता है, जिस चीज से उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी। हालांकि फिर भी वो इस गलती के लिए माफी मांग रहा था, जो चीज देखा जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसे चोट लग चुकी है। वो कह रही थी कि मुझे माफ करना, मैं एक अच्छी लीडर नहीं हूँ। अभी उन्हें चारों वुल्फ ने इन्हें घेर लिया था और लग रहा था कि इनका खेल खत्म होने वाला है, लेकिन तभी अचानक से क्राई उड़ते हुए जाकर उन चारों वुल्फ से टकरा जाता है। इससे वो भी नीचे गिर चुका था, लेकिन उसकी सेफ लैंडिंग हो चुकी थी। वो अब इन चारों को जिंदा देखकर बहुत खुश था। हालांकि तभी गर्ग नोटिस करता है कि वो चारों ही व्हाइट वुल्फ ना जाने क्यों पर क्राई को देखकर अभी थोड़े से घबराए हुए लग रहे थे। हालांकि अब उनमें से एक वुल्फ हिम्मत कर क्राई पर हमला करने की कोशिश करता है। उसने अपनी तलवार डायरेक्ट क्राई पर हिट की थी, लेकिन क्राई की बॉडी पर लगी एक शील्ड उसे बचा लेती है। हमें बाद में पता चलता है कि क्राई के पास 17 लाइफ रिलैक्स है, जो कि 17 बार उसकी जान बचा सकते हैं। अभी क्राई के पास और भी कई सारे रिलैक्स थे, जिसमें से एक का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। वहाँ बहुत ही तेज लाइट फैल चुकी थी, जिससे बाकी सभी हैरान थे और कह रहे थे ये एक लेवल 8 के एडवेंचर की पावर। वैसे उस धमाके के बाद हम देखते हैं कि वहाँ उन मॉन्स्टर्स को कुछ नहीं हुआ था। इसका रीजन क्राई हमें बताता है। वो कहता है कि जो शूटिंग रिलैक्स होते हैं वो वैसे तो बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो एक बहुत ही ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर को खत्म कर पाए। हालांकि क्राई ही हैरान था कि इतने कम लेवल के वॉल्ट में इतने पावरफुल मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। वैसे वो सभी मॉन्स्टर जिंदा थे, जो चीज बाकियों को डरा रही थी, क्योंकि उन मॉन्स्टर के हाथ में गन्स और तलवार है और उनका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए अभी वो थोड़ा डर रहे थे। पर क्राई को डर नहीं था। वो तुरंत ही अपने गले से वो लॉकेट निकालता है जिसमें सीड रिच स्लाइम है, जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में सुना था। अभी वो जैसे ही उस लॉकेट को निकालता है वो चारों मॉन्स्टर घबरा जाते हैं। हालांकि क्राई उस सीड रिच स्लाइम्स को बिना उस लॉकेट को हवा में फेंक देता है और जैसे ही हमला करता है तो वहाँ धुआं फैलने लगता है, जिसके बाद क्राई सभी से कहता है कि अब हमें यहाँ से भागना होगा। अभी सभी भाग रहे थे, जिस दौरान रूडा को टीना की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी, जो कि उसने भले ही हील कर ली हो, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड बहुत कम हो चुकी है, जिस वजह से वो सबसे पीछे थी। हालांकि इस पर गर्ग कहता है कि चिंता की बात नहीं है, टीना सबसे पीछे है। शायद इसी वजह से क्राई ने अपनी स्पीड कम कर दी है और वो टीना के पीछे आ रहे हैं, जिससे कि अगर मॉन्स्टर हमला करे तो वो उन्हें खुद से रोक सके। वैसे मैं सिर्फ तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि असल में क्राई की स्पीड ही इतनी है, उसकी बॉडी में स्टेमिना ही नहीं है। हालांकि टीना का भी अभी यही सेम मानना था कि क्राई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे आ रहा है। इसी चीज के बारे में सोचते हुए वो अपने पास्ट को याद करती है, जिसमें हमें पता चलता है कि आखिर टीना क्राई को इतना मानती क्यों है। असल में बहुत पहले जब टीना छोटी थी तो कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे थे, तभी वहाँ पर ग्रीविंग सोल पहुंची जिसने उन गुंडों को हराया, जिसके बाद से टीना चाहती है कि वो ग्रीविंग सोल के मेंबर बन सके और तभी से वो क्राई को इतना मानने लगी, क्योंकि क्राई ग्रीविंग सोल का लीडर है। वैसे अब यहाँ पर भागते हुए वो उस छोटे रास्ते पर
पहुंच जाते हैं, जहां से वो व्हाइट वुल्फ आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो रास्ते ही बहुत ज्यादा छोटा है। यहाँ पर टीना अभी खुश थी कि क्राई ने उसकी जान बचाई, लेकिन वो थोड़ी अजीब बिहेव कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई है और वो चाहती कि क्राई उसकी चोट को ठीक करे। क्राई भी ये चीज समझ चुका था, इसलिए वो तुरंत ही अपने पास से एक हीलिंग रिलैक निकालता है, जिससे उसने टीना की वो चोट चुटकियों में ठीक कर दी थी। यहाँ तक कि अब उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। गिलबर्ट हैरान था कि क्राई हील करने के लिए रिलैक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्राई जानता है कि एक वॉल्ट में सर्वाइव करने के लिए जो बन पड़ता है वो उसे करना ही होगा। वैसे अब यहाँ से वो आगे बढ़ने लगे थे। आगे बढ़ते वक्त क्राई मन में सोच रहा था कि वो चारों डंजन बॉस, मतलब वो तो उन्हें भी अभी डंजन बॉस ही मानता है, तो वो चारों बॉस अभी तक जिंदा है, लेकिन उसके हिसाब से उन्हें जिंदा ही छोड़ना चाहिए क्योंकि क्राई उन्हें नहीं रोक सकता। इसलिए उनसे लड़कर कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी काम है यहाँ से निकलना। लेकिन वो उस छोटे रास्ते में एंटर कर चुके हैं जिस रास्ते के बारे में उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि वो तो दूसरे रास्ते से यहाँ पर एंटर किए थे और वहाँ से जाते वक्त वो मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्राई अभी बहुत परेशान था कि आके वो यहाँ से कैसे निकले और साथ ही बाकियों को भी कैसे निकाले। वैसे इसके बाद फिर से सीन चेंज होकर पास्ट में आता है। हम देखते हैं कि क्राई को शुरुआत से रिलिक्स कलेक्ट करने का शौक हो चुका था, इसलिए उसने अपनी टीम के लिए भी बहुत सारे रिलिक्स जमा किए थे, जहाँ उन्हें भी रिलिक्स बताते हुए कहता है कि अगर उन्हें इसमें से कोई रिलिक पसंद आए हो तो वो उसे रख सकता है। अपने लिए एक परफेक्ट रिलिक ढूंढ रही थी, तभी वहीं पर खड़ी क्राई की बचपन की एक दोस्त जिसका नाम सियर ट्री, उसे एक बैग मिलता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सियर ट्री है। इसका मतलब क्राई ने जिस स्लाइम को पिया था वो शायद इसी का रिलाइक या फिर कोई हिडन ट्रेजर होगा और शायद इसी कारण से आवा मना कर रही थी कि इसे यूज मत करो। हालांकि अब यहाँ पर सियर ट्री ने एक बैग उठाया था और वो क्राई से कहती है कि बैग किस काम आता है, जिस पर क्राई कहता है कि इसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज है। जो सुनकर सियर ट्री हैरान थी, वो कहने लगती है कि ये तो फिर बहुत ही ज्यादा कीमती है। हालांकि क्राई कहता है कि ऐसा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ चॉकलेट्स रखी जाती हैं जिसके लिए ये उसे सस्ता मिला। हालांकि अब तभी लीज मतलब क्राई की वो दूसरी दोस्त उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि उसे पसंद आ गया था। वो उसे पहन लेती है और पूछती है कि ये किस काम आता है, लेकिन अचानक ही वो नीचे गिर पड़ती है। उसे ये चीज समझ में नहीं आती और वो फिर से खड़ी हो जाती है, लेकिन एक बार फिर वो अपने बॉडी के संतुलन को संभाल नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो एक बार फिर से गिर जाती है। क्राई कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये किस काम आता है, लेकिन इससे तुम ट्रेनिंग कर सकती हो क्योंकि ये बैलेंस को शायद परफेक्ट बना दे। हालांकि तभी वहाँ ल्यूक एक तलवार उठाता है। उसे वो तलवार बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी क्योंकि देखने में बहुत ज्यादा कूल है। हालांकि क्राई उसे बताता है कि एक कर्स स्वॉर्ड जिस पर एक श्राप लगा हुआ है। ल्यूक हैरान था और इसके बाद वो अचानक से अजीब बिहेव करने लगा था। क्राई कहता है कि इस तलवार को जो भी पकड़ता है वो अपने दिमागी संतुलन खो देता है, लेकिन ल्यूक के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके पास दिमाग है ही नहीं जिससे कि वो दिमाग संतुलन खो पाए। हालांकि अब बाकी सब ये चीज जरूर समझ चुके थे कि क्राई जितने भी रिलैक्स उन्हें दिखा रहा है वो सिर्फ कचरा है, लेकिन वो सभी क्राई को एक कूल कैप्टन मानते हैं। इसी वजह से यहाँ पर लिस और ल्यूक ने अपने वो दोनों ही आइटम्स रख लिए थे ट्रेनिंग के तौर पर, क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद क्राई इन रिलिक्स की मदद से उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। वैसे इसके बाद अब हम यहाँ करंट टाइम पर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लोग अभी भी आगे ही बढ़ रहे थे। क्राई चाहता है कि वो किसी तरह से एग्जिट दूर तक पहुंच जाए, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता क्योंकि वो तो गिरते पड़ते इस वोल्ट के अंदर एंटर किया था। अभी वो सोचता है कि शायद उसे अपनी पोजीशन टीना के साथ चेंज कर लेनी चाहिए, मतलब टीना को आगे लेना चाहिए जिससे वो रास्ता ढूंढे। इसलिए क्राई पीछे पलटता है, लेकिन जैसे वो पीछे पलटता है तो बाकी सभी भी पीछे देखने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद क्राई ने कोई खतरा महसूस किया होगा। हालांकि इसके बाद अब वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। क्राई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो सोच रहा था अब उसे फाइनली टीना से कह देना चाहिए कि वो रास्ता गाइड करे, पर तभी गिलबर्ट बोल पड़ता है कि क्या हम इस वोल्ट के बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये सुनते हुए क्राई सोच रहा था कि उसे तो कैसे भी यहाँ से निकलना ही है, पर तभी टीना कह पड़ती है कि नहीं, हम बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले इस जगह के पूरे मैप को स्टडी किया था और ये रास्ता उन्हें बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं ले जाता। ये सुनकर क्राई हैरान था, लेकिन वो एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर नहीं लाने देता और मन में सोचता है कि ये और ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें फिर से उन चारों व्हाइट वुल्फ से फाइट करनी होगी और वो व्हाइट वुल्फ इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। इसलिए क्राई यहीं से आगे बढ़ते रहता है, ये सोचकर कि शायद मैप में कोई रास्ता ना बताया गया हो जो कि यहाँ से उन्हें बाहर निकाल दे। लेकिन तभी अचानक क्राई के साथ वाले चारों मेंबर्स उन्हें हैरान होते हुए क्राई से कहते हैं कि उसे ये चीज कैसे पता। असल में वो यहाँ पर बता रहे थे कि उस टीम मेंबर में जो यहाँ पर आई थी और यही फंस कर रह गई, क्योंकि क्राई ना जाने कैसे उसी रास्ते पर आ चुका है जहाँ वो टीम थी। ये तुरंत ही उस टीम के पास भागते हैं और देखते हैं कि उस टीम के सारे मेंबर्स जिंदा है, बस अभी वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। वैसे सभी हैरान थे कि क्राई इन्हें इस जगह पर कैसे ले आया, जिस पर क्राई सच बताता है और कहता है कि ये बस एक्सीडेंट था,
इसलिए वो लोग इस बात पर कहाँ यकीन करने वाले थे। वो कहने लगते हैं कि क्राई बस हम्बल हो रहा है, वो हर बात पहले से जानता था। अब यहाँ रूडा जब उन लोगों को देखती है तो वो कहती है कि इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई है, ये बहुत टाइम से यहाँ कैद है और उन्हें अभी हीलिंग की बजाय कुछ खाने की ज्यादा जरूरत है। जो सुनकर क्राई तुरंत ही बैग निकाल लेता है जिसमें चॉकलेट्स रखी हुई थी, वो सब चॉकलेट दे देता है। देखा जाए तो चॉकलेट से पेट नहीं भर सकता, लेकिन उसने बहुत सारी चॉकलेट दी थी जिससे शुगर की वजह से उनमें ताकत आ सकती थी। अभी यहाँ क्राई उनसे कह रहा था कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम लोग लेवल 5 के एडवेंचर्स हो, इसलिए वो मामूली व्हाइट वुल्फ तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, जरूर खतरा कुछ और है। इसी चीज पर वो लोग बताते हैं कि आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे तब उनकी फाइट उस वुल्फ से हुई थी। तभी वहाँ एक फैंटम मॉन्स्टर आया था जिसमें एक बोन मास्क पहन रखा था। वो इतना ताकतवर था कि उसने अकेले ही उन वुल्फ को हरा दिया। वो बता रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। इस चीज से अभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, सिर्फ क्राई को छोड़कर। हालांकि अब तभी सीन चेंज होकर यहाँ उसी फैंटम मॉन्स्टर के पास आता है। उसकी बॉडी से पर्पल फ्लेम्स निकल रही थी और अभी उसके सामने वो चारों वुल्फ्स थे जिनसे अभी अभी क्राई ने फाइट की थी। वैसे अब वापस हम यहाँ क्राई और उस ग्रुप पर आते हैं जहाँ वो 5th लेवल का ग्रुप अभी बता रहा था कि वो फैंटम मॉन्स्टर कितना ताकतवर था, क्योंकि बाद में जब उसने उन चारों वुल्फ्स को हरा दिया तो उसने उनके साथ फाइट की थी। इस दौरान उन्हें पता चला कि उसके सामने कितने ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उस फैंटम मॉन्स्टर की फाइट इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी जितने वो वुल्फ बड़े थे, पर उसकी टैक्टिक्स बहुत खतरनाक थे। साथ ही वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। यहाँ पर उस टीम का लीडर इन्हें बता रहा था कि उसके हिसाब से फैंटम मॉन्स्टर 1000 स्वॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर है। इस चीज से फिर से अभी सभी हैरान थे, पर क्राई नहीं। क्राई में बताते कि 1000 स्वॉर्ड्स असल में एक पर्सन का टाइटल है जो कि उसे इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बनाता है। 1000 स्वॉर्ड्स के बारे में एक कहानी है कि उसने 1000 तरह के स्वॉर्ड स्किल को मास्टर किया हुआ है। साथ ही वो सिर्फ लकड़ी की तलवार से किसी को भी हरा सकता है। और बाद में हमें पता चलता है कि ये 1000 स्वॉर्ड असल में और कोई नहीं बल्कि क्राई के बचपन का दोस्त वही ल्यूक है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बनना था, जो कि अब वो बन चुका है। वैसे अभी यही सोचते हुए क्राई मन में सोच रहा था कि भले ही वो फैंटम मॉन्स्टर कितना भी ताकतवर हो, लेकिन उसे ल्यूक के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सच में वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो ल्यूक अब तक आकर उससे फाइट कर चुका होता। लेकिन ल्यूक उसे अपनी बराबरी का नहीं मानता, आधी ताकत बराबर भी नहीं है। पर फिर भी क्राई उस फैंटम मॉन्स्टर को थ्रेट मानता है, क्योंकि वो टीना से ज्यादा ताकतवर है और क्राई जानता है कि टीना कमजोर नहीं है। अब तभी वो 5th लेवल वाले टीम लीडर जिसका नाम रुडोल्फ है, वो कह पड़ता है कि हम उससे सेकंड टाइम फाइट नहीं कर सकते, वरना हम में से शायद कोई भी बचे ही नहीं। ये सुनते हुए अभी रूडा क्राई से पूछ रही थी कि हमें आगे क्या करना है, जिस पर क्राई कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सही यही है कि हम हमारे टीममेट्स को सेफ रखें। इसलिए वो यहाँ पर टीना को जिम्मेदारी देता है रास्ता लीड करने की, क्योंकि वो यहाँ पर एज अ टीम लीडर बनकर आई थी। चीज पर टीना कहने लगती है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि क्राई उससे ज्यादा काबिल है। हालांकि क्राई कहता है कि नहीं, मैंने जो कहा सो कह दिया, वैसे अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं साथ में ही रहूंगा, मैं मदद करूंगा। हालांकि क्राई भी मन में सोच रहा था कि वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता, वो यहाँ पर बिल्कुल भी लीड नहीं करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता ना जाने कब वो फैंटम मॉन्स्टर उनके सामने आ जाए। वैसे भी क्राई की इन बातों से टीना बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी। वो कहती है कि ठीक है, वो लीड करने के लिए तैयार है, क्योंकि वैसे भी अब उसके पैर की चोट ठीक हो चुकी है, इसलिए अगर प्रॉब्लम हुई तो वो भागकर खुद की जान बचा लेगी। हालांकि क्राई तुरंत ही कहता है कि हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारे साथ कुछ इंजर्ड लोग हैं जिन्हें हमें बचाना है, इसलिए हम सीधा भाग नहीं सकते। क्राई ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर सबने सीरियसली यहाँ से भागने का डिसाइड किया तो क्राई सबसे पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो सबसे स्लो है। हालांकि तभी रुडोल्फ कहने लगता है कि अगर उन्हें सच में रास्ते में फैंटम मॉन्स्टर मिल जाता है तो वो ह्यूमन शील्ड की तरह काम करेगा, मतलब खुद को वहाँ पर दाव पे लगाकर बाकियों की जान बचाएगा। इस पर उसका टीम मेंबर्स कहने लगते हैं कि नहीं, ये काम वो करेगा, क्योंकि वो कैप्टन को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता। अब तभी टीना कहने लगती है कि नहीं, यहाँ कोई नहीं मरने वाला, क्योंकि अगर सच में वो फैंटम मॉन्स्टर उनके सामने आ भी जाता है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि क्राई उनके साथ है। हालांकि क्राई अभी यहाँ सोच रहा था कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। उसके पास अभी सिर्फ 5 लाइफ रिंग्स बची हैं, मतलब वो 5 बार खुद की जान बचा सकता है। और अगर ऐसे में वो चारों वुल्फ्स और फैंटम मॉन्स्टर एक साथ सामने आ गए तो उसके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जो बाकी रिंग्स हैं वो भी ज्यादा किसी काम का नहीं, और सेट्री स्लाइम को वो पहले यूज कर चुका है। साथ ही उसे अभी अपनी रिलैक्स सोर्ड की याद आ रही थी, जिसे वो अपने साथ लाना भूल गया, वरना वो सोर्ड उसकी कुछ मदद कर सकती थी। वैसे इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए अचानक ही टीना को खतरा महसूस होता है। वो समझ गए थे कि उनकी तरफ कोई पावरफुल चीज आ रही है, इसलिए वो अभी रुक जाते हैं। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शुरुआत में लड़कर बचना होगा, क्योंकि वो फैंटम मॉन्स्टर अचानक से उन पर हमला कर सकता है। हालांकि अचानक ही क्राई यहाँ
इनके सामने आ जाता है। उसने सोच लिया था कि अगर वो अपने रिलैक को लॉन्चर की तरह इस्तेमाल करे तो वो एक लाइफ रिंग होकर उस फैंटम मॉन्स्टर को हरा सकता है सरप्राइज अटैक कर, क्योंकि फैंटम मॉन्स्टर तब उस अटैक के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि अब तभी उस फैंटम मॉन्स्टर की एंट्री होती है। उसके पास से पर्पल ऑरा निकल रहा था और वो यहाँ इन्हीं की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहा था। लेकिन तभी अचानक उस फैंटम मॉन्स्टर के पीछे हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने एक मास्क पहन रखा था। अभी सब लोग डर रहे थे और जब टीना उस मास्क वाले पर्सन को देखती है तो वो और ज्यादा घबरा जाती है। वो अभी क्राई से पूछ रही थी और बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन क्राई हैरान था कि आखिर वो मास्क वाला पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो मास्क मैन यहाँ फैंटम मॉन्स्टर को बहुत ही तेज अटैक करते हुए एक ही अटैक में हरा देता है। जिसके बाद वो यहाँ क्राई के पास आता है। जब वो मास्क उतारता है तो हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लिज है, जो कि क्राई की बचपन की दोस्त और ग्रीविंग सोल की एक मेंबर है। वो बहुत ताकतवर है। उसने एक ही अटैक में उस फैंटम मॉन्स्टर को मार दिया था। हालांकि बाकी सभी उसे नहीं पहचान पा रहे थे, इसलिए लिज कहते हैं कि ये लोग कितने बड़े कद हैं, ये मुझे नहीं पहचानते। वैसे लिज यहाँ क्राई को वो रिलीक सोर्ट लेकर आई थी। ये तलवार असल में क्राई अपने साथ तो लेकर आया था, लेकिन उस ट्रैवलिंग रिलाई की वजह से ये रास्ते में गिर गई थी। लिज बताती है कि वो आवा से जाकर मिला, जहाँ आवा ने उसे बताया कि क्राई इधर आया है, इसलिए वो भी यहाँ आ गई। वैसे अभी उसे टीना पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि टीना क्राई के साथ ही है, लेकिन फिर भी वो डर कर क्राई के पीछे छुप रही है। इसी वजह से वो टीना पर गुस्सा करती है। उसे इस तरह से मॉन्स्टर वाले रूप में देखकर अभी गिलबर्ट समझ रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, टीना एक अच्छी लीडर है। लेकिन लिज उसे यहाँ से दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो टीना पर चिल्ला रही थी। तभी क्राई कहता है कि नहीं, टीना की गलती नहीं है, वो सच में एक अच्छी लीडर है और इसने यहाँ पर खुद की जान की परवाह न करते हुए सभी की जान बचाई। अभी यहाँ क्राई की बात लिज मान लेती है और कहती है कि ठीक है, तो इसका मतलब टीना अपने स्किल में इतनी भी खराब नहीं है। हालांकि टीना ऑलरेडी अपना सारा मोटिवेशन खो चुकी थी। वैसे अब उसी समय हम नोटिस करते हैं कि वहाँ वो फैंटम मॉन्स्टर फिर से आ खड़ा हो चुका था। इसका मतलब वो मरा ही नहीं। अब यहाँ वो गुस्से में बाकी चारों वुल्फ को समन करता है। उसने उनके पास गन्स भी है, मतलब वो और ज्यादा ताकतवर है, इसलिए सभी डर गए थे। पर लिज को गुस्सा आ रहा था क्योंकि बाकी सब उसे कमजोर समझ रहे हैं। वो तुरंत ही फिर से अपना मास्क पहन लेती है और आगे बढ़ते हुए यहाँ जैसी वो व्हाइट वुल्फ को गोली चलाना शुरू करती है तो लिज अपनी इंसेन स्पीड से उसके सारे बुलेट्स को हवा में ही पकड़ कर रंगोली बना देती है, जो देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। लिज को किसी की भी स्पीड से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा तेज है। हालांकि अब तभी वो फैंटम मॉन्स्टर अपने तलवार लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन लिज ने उन तलवार को अपनी उंगलियों से ही पकड़ लिया था। वो कह रही थी कि तुम इससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इसके बाद वो खतरनाक हमले करते हुए उसे बहुत ही आसानी से धूल में मिला देती है। इस चीज से सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। वैसे यहाँ पर टीना अभी भी रो रही थी उससे कई बातों की वजह से, जो कि लिज ने अभी उसे कही, जो देखकर क्राई को भी उसके लिए थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था। वैसे अब लिज यहाँ पर आती है। वो खुश थी क्योंकि बाकी सब ठीक है और वो सही टाइम पर आ गई, लेकिन उसे ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि क्राई यहाँ पर था। अब इसके बाद ये लोग वापस से टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर गिलबर्ट ने फैसला किया है कि वो अपनी तलवार क्राई को दे देगा और शुरुआत से शुरू करेगा, जिससे वो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए। उसने फैसला किया कि वो खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि वो लिज की तरह गन से निकली हुई बुलेट्स को हवा में कैच कर सके। ये सुनकर सभी हैरान थे। तभी टीना कहने लगती है कि अगर सच में तुम इस तरह से बनना चाहते हो तो इसके लिए उनकी तरह के मास्क पहनने होंगे, क्योंकि वो स्पेशली क्राई के लिए बनवाए थे। अब यहाँ पर हमें इसकी स्टोरी बताई जाती है। 6 साल पहले जब क्राई ने सभी के लिए मास्क तैयार करवाए थे तो मास्क बनाने वाले को ये चीज बताना ही भूल गया था कि उसने मास्क में आंखों की जगह पर एक खाली स्पॉट रखना है जिससे कि सामने का कुछ दिख सके। और वो मास्क पहनने वाला भी इतना बड़ा बेवकूफ था कि उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया, मतलब मास्क पहनने के बाद उन्हें आगे का कुछ दिखाई भी नहीं दिया। बाकी सबको जब भी मास्क मिले तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी से अपनी चीजों को ना देख पाए तो इससे उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी कि उन्हें बिना देखे अपने दुश्मन से कैसे फाइट करनी है। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और शायद इसी वजह से लिज इतनी स्ट्रॉन्ग हो पाई है। हालांकि क्राई ने ये सब इंटेंशनली किया था। वैसे अभी यहाँ करंट टाइम में क्राई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वो कहीं मिलता नहीं। इसी वजह से वो निराश होकर वहाँ बाहर आ जाता है और कहता है कि आज मैं उसे चीज को ढूंढ पाऊंगा। और बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर इस पार्ट पर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ही हम इसके आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए शेयर कर देना।